देखते हैं कुछ और इलस्ट्रेशन। ये पर्टिकुलर कुछ इलस्ट्रेशन है जिनको सॉल्व करने का एक अलग मेथड होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34। अ बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up a hill as shown in the figure by force F, which at each point was directed along a tangent to trajectory। यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि ये मास m है जिसको हम ये जो सरफेस है इसको इस सरफेस पे इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं और यहाँ पे फोर्स जो है वो F लग रहा है और ये जो ब्लॉक है वो स्लोली मूव कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स हमेशा इस सरफेस के टेंजेंट है। आगे हमें बोला है फाइंड वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स if height of hill is h and length of its base is l, coefficient friction is mu। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक एलिमेंट लेना होता है और उस एलिमेंट के लिए फिर हमें वर्क डन फाइंड करके फिर कंप्लीट पाथ के लिए इंटीग्रेट करना होता है। यहाँ पे हम पाथ देखेंगे तो पाथ जो है वो कर्व पोर्शन पे आ रहा है, यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि हर पॉइंट पे यहाँ पर जो फोर्स होगा वो चेंज होगा, उसका एंगल चेंज होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट लेना होगा। जैसे कि हम अज्यूम करते हैं ये एलिमेंट कोई है डी एस, तो कंप्लीट पाथ जो है वो कर्व है, पर ये जो छोटा सा एलिमेंट डी एस है उसको हम स्ट्रेट मान सकते हैं। तो ये पाथ जो है यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे पास डी एस। ठीक है, और इस ब्लॉक को हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो है एफ। अब देखिए ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ डी एस है। हम अज्यूम करते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है इंक्लाइन सरफेस, ये कोई एंगल थीटा है। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये नीचे वाला एलिमेंट जो है ये हमारे पास होगा डी एस कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा डी एस साइन थीटा। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट अगर हम देखें तो देखिए डी एस साइन थीटा जो है वो डी एच के बराबर होगा, और यहाँ पर डी एस कॉस थीटा जो है वो डी एल के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हमने देखा इस एलिमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक पर फोर्सेस की। देखिए इस ब्लॉक पे अगर हम फोर्स देखें, ठीक है, तो इस पे ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है एफ। तो जब ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो इस सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, वो होगा एक तो एम जी साइन थीटा, ये होगा एम जी कॉस थीटा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा सरफेस के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो म्यू गिवन है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, वो होगा एफ, और एफ की वैल्यू होगी म्यू एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स यहाँ पर एन है, तो यहाँ पे हमारे पास हमें मिलेगा ये एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यानी फ्रिक्शन हमें मिलेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमें बोला है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो फोर्स है एफ वो एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स यानी म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो छोटे से एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उस छोटे से एलिमेंट में यहाँ से यहाँ तक उसे ds डिस्टेंस में मूव करने में कितना वर्क डन किया है वो हम फाइंड करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क डन इन ds एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें dw मिलेगा, dw इज इक्वल टू एफ इंटू ds, यानी ये हमें मिलेगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस, यानी ये हमें मिलेगा एम जी और एम जी डी एस साइन थीटा प्लस म्यू एम जी
ds cos थीटा। देखिए यहाँ पर ये जो ds sin थीटा है, ds sin थीटा यहाँ पे dh के बराबर है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं एम जी, ds sin थीटा की जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी एच प्लस म्यू एम जी। अब देखिए डी कॉस थीटा जो डी एस कॉस थीटा, इसी जगह हम लिख सकते हैं डी एल, ये हो जाएगा हमारे पास डी एल। तो कंप्लीट पाथ के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एम जी डी एच प्लस इंटीग्रेशन म्यू एम जी डी एल। ठीक है, डी एच की लिमिट होगी 0 से h और डी एल की लिमिट होगी 0 से l। तो यहाँ पे हमें जो टोटल वर्क डन मिलेगा वो मिलेगा एम जी इंटीग्रेशन डी एच लिमिट 0 से h प्लस म्यू एम जी इंटीग्रेशन 0 से l डी एल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, यानी हमें फाइनल आंसर जो है वो ये मिलेगा कि टोटल वर्क डन जो ऑब्जेक्ट है उसको हम नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो हमें मिलेगा एम जी एच प्लस म्यू इंटू एल। ये हमारे पास टोटल वर्क डन होगा उस ब्लॉक को स्लोली नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एम जी एच जो है वो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया और म्यू एम जी एल ये हो गया फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन। ठीक है, तो जब भी हमें कर्व सरफेस के लिए बोला जाए कि फ्रिक्शन गिवन है और कर्व सरफेस के लिए वर्क डन फाइंड करना है तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एक एलिमेंट लेना होगा, उस एलिमेंट के लिए वर्क डन फाइंड करना होगा फोर्स का रिलेशन निकाल के, और उसके बाद कंप्लीट पाथ के लिए हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए हमें बोला है ब्लॉक स्टार्ट मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन जिसके लिए इंक्लाइनेशन एंगल 30 दिया हुआ है विद इनर्शियल वेलोसिटी v नॉट। It come back to inertial position with velocity v naught by 2. The value of coefficient of kinetic friction between the block and inclined plane is given to I upon 1000. The nearest integer to I is. तो देखिए हमें बोला हुआ है कि इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस पे ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ऊपर जा रहा है फिर बाद में नीचे आ रहा है। जैसे कि हमें बोला हुआ है इंक्लाइन सरफेस, ये इंक्लाइनेशन एंगल जो है हमें दिया हुआ है 30। तो स्टार्टिंग कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है ऊपर की तरफ v नॉट वेलोसिटी से, इसका मास m। तो अगर यहाँ पे सरफेस जो है वो रफ है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हम अज्यूम करते हैं म्यू। तो एक बात समझिए, जब ये घूमकर वापस इसी पोजीशन पे आएगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट को पहले ऊपर जाकर किसी पॉइंट पे रुकना होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ऑब्जेक्ट जो होगा कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करके कहीं अपनी वेलोसिटी जीरो कर लेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है इसका उसमें होगा कि पार्टिकल जो है कुछ एक हाइट तक जाएगा। हम अज्यूम करते हैं कि ये टोटल लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस कवर करता है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये तो हमारे पास है मोशन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम हाइट तक जहाँ तक वो पहुँचा है वहाँ से अब वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये एंगल 30, अब जो ऑब्जेक्ट ऊपर है वो अब आएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर उसकी इनर्शियल वेलोसिटी 0 और फाइनली जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट बाई 2। यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो भी l है। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो म्यू है। तो हमें यहाँ पे मोशन जो है वो यहाँ पे ये दो पार्ट में स्टडी करना होगा। फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है नीचे से ऊपर जाएगा जिसकी इनर्शियल वेलोसिटी v नॉट होगी, और दूसरा पार्ट जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी v नॉट बाई 2 होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, इस वर्क एनर्जी थ्योरम में हम क्या करेंगे, अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें इस वर्क एनर्जी थ्योरम को दो पार्ट में लगाना होगा। पहले पार्ट के लिए जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और दूसरे पार्ट के लिए जब ऑब्जेक्ट
नीचे आ रहा है, ठीक है। तो 4 अपवर्ड मोशन, तो हम बोलेंगे वर्क डन, नेट वर्क डन यहाँ पे होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा यहाँ पर, तो देखिए ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा, वो होगा एम जी साइन थीटा, कॉस कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, वो होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होगा वो यहाँ पे होगा एम जी एल साइन 30, ठीक है, माइनस नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वो होगा माइनस म्यू एम जी कॉस 30 इंटू एल, यानी एल कॉस 30 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो दोनों तरफ माइनस का जो साइन है वो कॉमन है तो हट जाएगा, और m जो है वो भी है कॉमन तो हट जाएगा, और दोनों तरफ से यहाँ पर हम लिखेंगे जी एल साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस जी एल कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू हाफ वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। हाफ भी यहाँ से हट जाएगा तो हमें मिलेगा जी एल 1 प्लस √3 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। तो ये अपवर्ड मोशन के लिए। अब हम देखते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए इनर्शियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी वी नॉट। देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लगेगा पीछे की तरफ, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगेगा एम जी साइन थीटा। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एल साइन 30, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, वो होगा म्यू एम जी एल कॉस 30 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे हाफ एम वी नॉट बाई 2 स्क्वायर माइनस इनर्शियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हमें मिलेगा एम जी एल 1/2 माइनस म्यू एम जी एल √3/2 इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन दोनों तरफ जो है वो m कॉमन आएगा, हट जाएगा, हाफ जो है वो भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा दोनों तरफ जी एल माइनस म्यू जी एल √3 इज इक्वल टू 1/4 वी नॉट स्क्वायर, या जी एल 1 माइनस √3 म्यू √3 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4, ये हमें मिली सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली थी यहाँ पे रूट म्यू का मल्टीप्लाई और होगा, तो ये होगा म्यू √3, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन, तो हम एक काम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का रेशियो ले लेते हैं, जिससे हमारे पास जी एल और वी नॉट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा जी एल 1 माइनस म्यू √3 अपॉन जी एल 1 प्लस म्यू √3 इज इक्वल टू, वहाँ पे हमें मिला था वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिला वी नॉट, सॉरी यहाँ पे है वी नॉट स्क्वायर बाई 4, और पहली इक्वेशन में था वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो जी एल हट गया, वी नॉट स्क्वायर हट गया, तो हमें मिलेगा 1 माइनस म्यू √3 अपॉन 1 प्लस म्यू √3 इज इक्वल टू,
1/4, यानी 4 माइनस म्यू 4√3 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू√3। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 5√3 इंटू म्यू, यानी म्यू हमें मिलेगा √3/5। इसको हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 200√3/1000। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो जो i है, i की वैल्यू हमें मिलेगी 200√3, और नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो i की वैल्यू हमें मिल रही है 200√3, यानी 200 इंटू 1.732, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी नियरेस्ट इंटीजर में 346, यानी इसमें हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 346। तो देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन कि हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए वर्क डन। देखिए हमें यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्म cable of mass m and length L is placed on horizontal surface such that its 1 by nth part of hanging below the edge of surface. To lift the hanging part of cable up to surface, the work done should be। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मास दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड है केबल की फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो हमारे पास ये जो केबल है इसका कुछ पोर्शन जो है वो टेबल के ऊपर है और कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पे हैंगिंग कंडीशन पे। तो हमें बोला हुआ है टोटल लेंथ का 1/nth पोर्शन जो है वो यहाँ पर हैंग कंडीशन पे है ना। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो y है दैट इज L/n, ठीक है। तो L माइनस वाई वाला पोर्शन जो है वो ऊपर है, तो अगर टोटल लेंथ का मास m है तो इस पोर्शन का मास हम निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हमें बोला हुआ है कि इस कंप्लीट लेंथ जो है उसको हमें टेबल के ऊपर लेके आना है। तो ये वाले पोर्शन को जब हम ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास। देखिए ये जो पोर्शन जो हैंग है यहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसके मिडिल में होगा, ये यहाँ पर इसका मिडिल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं कि जो हैंगिंग वाला पोर्शन है इसका टोटल मास जो है वो इस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और ये इसके मिड पॉइंट पे। तो जब हम इसको नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो जो हाइट में चेंज आएगा वो y नहीं होगा, वो होगा y/2। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो होगा mgh। h जो है वो होगी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो ये हमारे पास होगा वर्क डन। देखिए जो हैंगिंग वाला पोर्शन है उसका मास कितना होगा, तो वो मास हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। टोटल लेंथ जो है उसका बाई एन पोर्शन जो हैंगे, यानी टोटल मास का बाई एन हैंगे। यहाँ पे एम हमें मिलेगा कैपिटल M अपॉन एन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g, और h जो है सेंटर ऑफ मास वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, वो होगा y/2, और y की जगह हम लिखेंगे L/n, यानी हमें मिलेगा h L/2n। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो हम वर्क के रिलेशन में रख देते हैं। तो हमें मिलेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल M/n इंटू जी इंटू L/2n। तो हमें टोटल जो वर्क डन करना होगा वो होगा mgl/2n स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे जो टोटल मास है, जो हैंगिंग वाला पोर्शन है, उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, वहाँ पर उसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब हम जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं वही यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास के लिए करेंगे। तो जो टोटल वर्क डन होगा इस केस के लिए वो होगा mgl/2n स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा।
तो अब तक हम जो है वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टडी कर चुके हैं और हमने उनके रिलेशन भी देखे। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा कि डेल्टा वर्क डन जो है ये सॉरी डेल्टा यू जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस डी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो डी यू हमें मिलेगा डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, यानी यहां से हम बोल सकते हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है फोर्स और कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट होता है ना डी आर, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो माइनस यू ग्रेडियंट जो होता है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा, जैसे हमारे पास होता है एम जी एच, है ना। तो अगर यहाँ पे एम जी एच जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अगर हम इसे डी एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें एम जी मिल जाएगा जो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे अगर हम देखिए स्प्रिंग फोर्स के लिए, तो स्प्रिंग फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करें डी अपॉन डी एक्स तो ये हमें के एक्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन गिवन है तो हम फोर्स का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास फोर्स का रिलेशन पता है तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो दैट इज रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि हमें बोला हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर। यहाँ पे के जो है दैट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हमें पूछा हुआ है फाइंड रिलेशन तो हमें रिलेशन का फोर्स का रिलेशन फाइंड करना, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर के अपॉन आर, यानी माइनस के जो है वो बाहर आ गया, डी अपॉन डी आर ऑफ वन अपॉन आर। तो यहाँ पे वन अपॉन आर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा वन अपॉन आर स्क्वायर, यानी फोर्स का जो रिलेशन होगा वो हमें मिलेगा के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है वो हमें पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें गिवन है तो उस कंडीशन पे फोर्स का रिलेशन देता है, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन देखा व्हेन u इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ r। अगर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में दी हुई हो तब, तो अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड गिवन है तो उस कंडीशन पे फोर्स का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए उस कंडीशन में आप लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x i के प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y j के प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू z k के, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा जब हमारे पास फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया हो, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे अगर हम पूछे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए जैसे हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है कि कोई भी हमारे पास जो फंक्शन है एक्स वाई जेड में, वो जैसे हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x जेड। तो अब देखिए यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके अलावा जितने भी वेरिएबल है ना सारे हम एज ए कांस्टेंट
अज्यूम कर लेंगे। जैसे हमें फाइंड करना है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है। तो इसमें देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, यानी हमें मिलेगा 3 2x, और यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट कंसिडर होगा, और यहाँ पे 4xz हम कंसिडर करेंगे, तो 4z जो है वो कांस्टेंट होगा, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी ये हमें मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अगर हम यहाँ पे देखें डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है, तो इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, जिसमें x और z को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर जो 3x² है ये तो हमें कांस्टेंट मिलेगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और यहाँ पे x और z और 4 तीनों ही यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये हमें मिलेगा 0। डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे इसके लिए, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो अब देखिए यहाँ पर 3x² एंड y, तो यहाँ पे x और y दोनों कांस्टेंट है जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x। तो ये होता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं इस चीज़ को, कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में गिवन है इस तरीके से, तो हमें फाइंड करना है कि बताइए फोर्स का रिलेशन क्या होगा, और पॉइंट 1 2 एंड 3 पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम फोर्स का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर यहाँ पर फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन जो है वो अगर एक्स वाई और जेड में हो, तो उस कंडीशन पे फोर्स का रिलेशन हम देखते हैं माइनस डी यू ओवर डी एक्स आई केप, डी यू ओवर डी वाई जे केप, डी यू ओवर डी डेल जेड के, ठीक है, के। तो ये हमारे पास है फोर्स का रिलेशन, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x y और z की फॉर्म में अलग अलग फाइंड करेंगे और उसको इस रिलेशन में रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन का है ना, जहाँ पे u इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2x² प्लस 3y³ प्लस 2z, इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y और z जो है वो कांस्टेंट होंगे, तो हमें मिलेगा 4x प्लस y वाली टर्म 0 हो जाएंगी, x वाली टर्म 0 हो जाएंगी। डेल u ओवर डेल y फाइंड करेंगे तो x वाली टर्म 0 हो गई, प्लस यहाँ पर हमारे पास y का डिफरेंशिएशन होगा 9y² और z तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमें मिला 4x, ये हमें मिला 9y²। डेल u ओवर डेल z फाइंड करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे x कांस्टेंट कंसीडर होगा, y कंसीडर होगा कांस्टेंट, और z का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी हमें मिलेगा सिर्फ 2, ठीक है। तो अब इस रिलेशन को हम फॉर्मूले में रख देते हैं, तो हमें फोर्स का रिलेशन मिलेगा F इज इक्वल टू माइनस डेल u ओवर डेल x की जगह लिखेंगे 4x आई के, प्लस डेल यू ओवर डेल वाई की जगह लिखेंगे 9y² जे के प्लस 2k, यानी हमें फोर्स का रिलेशन जो है वो ये मिलेगा -4x आई के माइनस 9y² जे के प्लस माइनस 2k, ये हमारे पास है फोर्स का रिलेशन, ठीक है। अब इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए लास्ट पार्ट में हमें बोला है पॉइंट P इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, यानी x की वैल्यू 1, 2 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो 8 P 1 2 एंड 3 मीटर फोर्स कितना होगा। तो देखिए -4 इंटू 1 आई के माइनस 9 2y² जे के माइनस 2k, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा -4 आई के माइनस 4 इंटू 9 36 जे के माइनस 2k, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो फोर्स का रिलेशन मिलेगा
वो ये होगा।